हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आज हम लोग कॉस्ट का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपका फेवरेट चैप्टर, जो बचपन का प्यार था आपका। क्लास 11 में आप लोग किए होंगे, अगर कॉस्ट टैक्स होगा आपका क्लास 11 में। अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है भाई, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो कि तुमको मजा आ जाएगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड है दोस्तों। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग चालू करने वाले हैं कॉस्ट सीट। और ये आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स तक का आ सकता है, 15 से 20 मार्क्स तक का कॉस्ट सीट आ सकता है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके लिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप कॉस्ट सीट में कुछ सीखे हो पहले से, उसको पहले तो इरेज कर दो, हटा दो, क्योंकि एकदम नया से बेसिक से हर चीज सिखाने वाला हूं, ए टू जेड। भाई मैं डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बिलीव रखता हूं, आप लोगों को एकदम डिटेल्ड तरीके से सिखाऊंगा और डिटेल्ड तरीके से हर चीज करवाऊंगा, हर एक छोटा से छोटा चीज करवाऊंगा। क्लियर है? हमारा क्लास ऐसा नहीं होता कि 15-20 मिनट पढ़ा दिया बस हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग एकदम डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे कॉस्ट सीट को, एकदम दिल में उतारेंगे, दिल में, खून में उतरना चाहिए ये कॉस्ट सीट वाला चैप्टर। क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है सर? पेन लेके बैठ जाओ, वो भी नॉर्मल पेन नहीं, कलरफुल पेन। आज तो कलरफुल पेन का रिक्वायरमेंट है ही, साथ साथ आपके साथ कैलकुलेटर होना चाहिए। बेटा आप कॉस्ट सीट कर रहे हो, कॉस्ट सीट ऐसा एक चैप्टर है जहां पे पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मेट बेस्ड है, वहां पे कैलकुलेटर तो रहना ही चाहिए। और जाहिर सा बात है, आलस मत करो, एक कॉपी निकालो, नोटबुक निकालो, कलरफुल पेन निकालो, कैलकुलेटर निकालो और फटाफट से आओ कॉस्ट सीट को सीखते हैं। क्लियर है? आज हम लोग फिर क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट सीट। अब कॉस्ट सीट को कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब कॉस्ट सीट को ना बेटा कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्यों सर? इसका मतलब क्या है? कॉस्ट सीट क्या है? तो कॉस्ट सीट का मतलब है दोस्तों अपना टोटल खर्चा को दिखाना। मैं अगर आपको बोलूंगा कि हमने कॉस्ट सीट पहले भी किया है तो आप बोलोगे सर झूठ बोल रहे हो। लेकिन हम लोग जो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट कर रहे थे वो तो कॉस्ट सीट का ही हिस्सा था। सीधा सा बात है, कॉस्ट सीट में हम लोग क्या दिखाते हैं कि एक प्रोडक्ट का, एक सामान का टोटल खर्चा कितना है। ठीक है? एक सामान का टोटल खर्चा कितना है, एक टोटल एक एक प्रोडक्ट का टोटल खर्चा कितना है, वही चीज तो हम लोग कॉस्ट सीट में दिखाते हैं। यानी कि कॉस्ट सीट में हम लोग क्या दिखाते हैं सर? टोटल कॉस्ट दिखाते हैं, टोटल कॉस्ट दिखाते हैं, टोटल कॉस्ट दिखाते हैं। सर बोल तो दिए टोटल कॉस्ट दिखाते हैं, लेकिन एक बार लिख के भी दिखा दो, एक बार डिफाइन भी कर दो कॉस्ट सीट किसे बोलते हैं किसे नहीं बोलते हैं, कि रिवीजन करने में आसान हो। चलिए आइए फिर लिखिए कॉस्ट सीट किसको बोलते हैं। आइए लिखिए कॉस्ट कॉस्ट सीट। कॉपी में आज बहुत लिखना पड़ेगा बेटा, आइए एक एक करके लिखते हैं। आइए जी आइए फटाफट से। कॉस्ट सीट का मतलब क्या होता है लिखिए यहां पे। इट इज ए इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट सीट का मतलब क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, कॉस्ट का स्टेटमेंट, जहां पे पूरा का पूरा कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब लिखा जाता है और टोटल कॉस्ट निकाला जाता है। ठीक है? उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कॉस्ट सीट। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फुल स्टॉप। इट इज प्रिपेयर्ड इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लो मैं ये पर्स बना रहा हूं, तो ये पर्स में पूरा का पूरा टोटल कितना खर्चा लगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, सब चीज को मिला के इस पर्स को बनाने में मेरे को कितना खर्चा लगा, ये मैं कहां दिखाऊंगा बेटा? ये मैं दिखाऊंगा कॉस्ट सीट में। ये मैं कहां दिखाता हूं? कॉस्ट सीट में। तो कॉस्ट सीट सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए भी बनाया जा सकता है और मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए भी बनाया जा सकता है, सेपरेट सेपरेट करके। क्लियर है? तो इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट और
मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स रेस्पेक्टिवली ये चैप्टर अगर बढ़िया से सीख लिया ना तो 20 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर है। मैंने 15 मार्क्स थोड़ा कम बोल दिया, 20 मार्क्स का आएगा मिनिमम टू मिनिमम ये चैप्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके बाद इट शोस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इट शोस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट जब बनाते हो ना बेटा, तब हम लोग ना बहुत सारे कॉस्ट में ना क्लासिफाई करते हैं उसको। इट शोस द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एस प्राइम कॉस्ट, एक रहता है प्राइम कॉस्ट, एक रहता है वर्क कॉस्ट, सब बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एक रहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक रहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक्सेट्रा। अंडर कॉस्ट सीट it is used to find out the total cost of the product, out the total cost of the product and the cost per unit, तो सीधा सा बात क्या है बेटा, कॉस्ट सीट किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को कॉस्ट सीट बोलते हैं। इसको एक प्रोडक्ट का पूरा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बनाया जाता है। मैं अगर चाहता हूं कि अगर मैं ये पर्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैंने कितने टोटल पर्स मैन्युफैक्चर किए और इसके टोटल खर्चे कितने हुए, इसके पूरा का पूरा टोटल खर्चा कितना हुआ, इसके लिए मैं क्या बनाता हूं? कॉस्ट सीट, जिसको हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यानी टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कॉस्ट सीट। क्लियर है? अब ये सबसे मेन होता है इसमें ना फॉर्मेट। एक बार अगर आपको फॉर्मेट समझ आ गया बेटा, एक बार अगर आप फॉर्मेट याद कर लिए बढ़िया से, तो हर एक सम्स आपके लिए इजी बन जाएगा। हर एक सम आपके लिए क्या बन जाएगा? इजी बन जाएगा। सबसे मेन गेम यहां पे यही होता है, फॉर्मेट का। तो आइए अब ना कॉस्ट सीट का हम लोग फॉर्मेट जानते हैं, देखते हैं। चलिए आइए, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको कॉस्ट सीट का फॉर्मेट बनाना है। देख सकते हो, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके से आपको पहले लिखना है कॉस्ट सीट। फर्स्ट लाइन में लिखना है कॉस्ट सीट, सेकंड लाइन में आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड। इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। इस तरीके से फॉर्मेट एक बहुत अच्छा से बना लीजिए। 2-3 पेज का फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है? 2-3 पेज का, बहुत लंबा फॉर्मेट लिखवाने वाले हैं। फॉर्मेट करवाएंगे आज, सब क्लियर हो जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा बेटा, मक्खन। क्लियर है? चलिए आइए, फॉर्मेट आप लोग लिख लिए होंगे। पॉज करके प्लीज फॉर्मेट बना दीजिए, पॉज करके प्लीज आप लोग जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ए कैटेगरी, सबसे पहले लिखेंगे ए। यहां पे हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ हो तब तो ये निकालना नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं दिया हुआ तब निकालना पड़ता है। तब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकालेंगे बेटा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर नहीं दिया हुआ हो तब निकालना पड़ता है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए हमको इसका अमाउंट सीधा सीधा दिया हुआ है तो हम बिठा देंगे अमाउंट के कॉलम में, कौन सा मुश्किल है इसमें? ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो कैसे करके निकालेंगे सर? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले लिखोगे यहां पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है। इसके साथ ऐड करोगे, इसके साथ ऐड करोगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सब अंदर के कॉलम में लिखते जाना। इसके साथ ऐड करोगे कैरेज इनवर्ड, प्रोसेस बता रहे हैं, इसके साथ ऐड क्या करोगे सर, कैरेज इनवर्ड ऐड करोगे, क्लियर है, कैरेज इनवर्ड, ओके। इसके साथ ऐड करोगे फ्रेट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, कोई भी तरह का टैक्स हो, कोई भी तरह का फ्रेट हो, इसके साथ ही तुम ऐड करोगे, क्लियर है। ऐड क्या करोगे, ऐड करोगे फ्रेट, एंट्री टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, एक्सेट्रा, मतलब कोई भी प्रकार का टैक्स वगैरह हो उसको तुम ऐड कर दोगे इसमें। मैं अभी बेटा आपको यह बता रहा हूं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाले, यानी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकाले। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, निकालना तो पड़ेगा ना, तो कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फ्रेट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय। इतना तक हो गया। इतना तक हो जाने के बाद इसमें आप करोगे लेस, इसमें आप क्या करोगे, लेस, लेस परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न। अगर परचेस रिटर्न हुआ है तो उसको क्या करोगे, लेस करोगे, क्या करोगे बेटा, लेस करोगे, माइनस करोगे। जैसे अपने एक्स को अपने लाइफ से तुम माइनस कर चुके हो, बिल्कुल उसी तरीके से परचेस रिटर्न को भी माइनस करने का, बिल्कुल उसी तरीके से परचेस रिटर्न को भी क्या करने का, माइनस करने का। इसके बाद लेस एबनॉर्मल लॉस, लेस क्या है, एबनॉर्मल लॉस, जो लॉस नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, उसको क्या करना है, लेस करना है बेटा, एबनॉर्मल लॉस लेस करना है, क्या क्लियर है, ओके। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू भी लेस करना है, क्या लेस करना है, स्क्रैप वैल्यू भी लेस करना है आपको, याद रखिएगा ये सब, स्क्रैप वैल्यू लेस करना है। अगर कुछ दिया ना रहे, अगर मान लीजिए इनमें से कैरेज इनवर्ड नहीं दिया हुआ है, परचेस रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो नहीं लेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी लेंगे, लेकिन फॉर्मेट में हम आपको सब चीज कवर करा दे रहे हैं, ए टू जेड कवर करा दे रहे हैं, ए टू जेड लिखवा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये सब चीज नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेंगे, जो जो चीज दिया हुआ है वही सब लेंगे, क्लियर है। तो स्क्रैप वैल्यू भी यहां पे ले लेंगे। स्क्रैप वैल्यू लेने के बाद आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, इसमें लेस कीजिएगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस कीजिएगा, ठीक है। तो क्या क्या किए बताओ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करना पड़ेगा उसमें परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करना पड़ेगा उसमें कैरेज इनवर्ड, ऐड करना पड़ेगा फ्रेट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय अगर कुछ हो, लेस करना पड़ेगा परचेस रिटर्न, लेस करना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस, लेस करना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू, और सर एक चीज तो आप भूल ही गए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी लेस करना पड़ेगा, क्लियर है। ये सब अगर आप करते हो, ये सब अगर आप करते हो तो आपका क्या निकलता है बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको कैलकुलेट करके ना बाहर कर देना बेटा, इसको कैलकुलेट करके क्या कर देना, बाहर, बाहर, बाहर वाले अमाउंट कॉलम में लिख देना, क्लियर है। अब आगे क्या करते हैं देखो, ए वाला कैटेगरी हम लोग खत्म कर लिए, ए वाला कैटेगरी हम लोग खत्म कर लिए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हम लोग लेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, बी में लिखिए, बी में हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक वर्कर एक मशीन पे पूरा का पूरा काम कर रहा है, उसको तो वेजेस हम लोग डायरेक्टली दे रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया सर, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस बी वाले कैटेगरी में यहां पे आएगा, और यहां पे बाहर वाले कॉलम में सीधा बिठा देंगे जाके। अब सी वाले कैटेगरी में लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ए बी सी तीनों को मिला के क्या बनता है सर, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट बनता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का मिश्रण कर दो, प्राइम कॉस्ट बनता है। तो हम लोग सी वाले कैटेगरी में क्या लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, जरा मेरे को समझाने दो।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपका डायरेक्टली लगता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, उसको क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी जैसे मान लीजिए रॉयल्टी, जैसे मान लीजिए कॉपीराइट के लिए आपने पैसा दिया, कॉपीराइट के लिए आपने पैसा दिया, रॉयल्टी के लिए आपने पैसा दिया। सुनो, आप प्रोडक्शन करने वाले हो लेकिन रॉयल्टी के लिए आप ये पैसा दे रहे हो, तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली आप देख सकते हो। मान लीजिए हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट, मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोडक्शन करना है, इस वजह से आपने स्पेशल प्लांट को मंगवाया, उसका हायरिंग चार्जेस आपको देना पड़ेगा। ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पता लगता है कि इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? जो एक्सपेंसेस इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो एक्सपेंसेस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इतना पैसा रॉयल्टी में गया, इतना पैसा कॉपीराइट में गया, इतना पैसा हायर चार्जेस में गया, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा। क्लियर है? हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट। ठीक है, तो आप समझे, तीनों का मिश्रण, ए बी और सी का मिश्रण प्राइम कॉस्ट बनता है बेटा, प्राइम कॉस्ट बनता है। यानी क्या क्या सर? वापस से बताओ सर। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस कर देना डायरेक्ट वेजेस प्लस कर देना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला देना, तीनों को मिला के क्या निकलेगा सर? प्राइम कॉस्ट निकलेगा। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लिख दो यहां पे, और उसके बाद क्या करना है सुनो, उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग यहां पे प्राइम कॉस्ट निकाल देंगे इजीली। ये क्या निकलेगा हमारा? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को मिला दोगे, ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा? आपका प्राइम कॉस्ट। ये याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला दोगे, तीनों को मिला के बेटा क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। इतना तक क्लियर है? इतना तक याद हो गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या करना है? आगे अब ऐड करना है आपको। क्या करना है बेटा? ऐड करना है, जोड़ना है, अपने लाइफ से जोड़ना है। ठीक है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है सर? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है आपको। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, बोनस टू वर्कर्स, ये सब हम ना क्या करते हैं? ये सब हम ऐड करते हैं। फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड हम लोग को क्या करना है बेटा? ऐड करना है। चलिए आइए एक एक करके लिखते हैं सब चीज। चलिए, गलत हो गया। चलिए इसके अंदर लिखते जाइए एक एक करके, ठीक है? जो जो बोलता हूं वो सब लिखते जाइए। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। इनडायरेक्ट मटेरियल, आगे बताइए सर। इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट वेजेस भी आता है, तो लिखिए इनडायरेक्ट वेजेस। ये सब कहां आता है? ये सब आता है फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके बाद बोनस टू वर्कर्स, वर्कर को बोनस दिया, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले से। क्लियर है? इसके बाद ओवर टाइम वेजेस, किसी को ओवर टाइम वेजेस मिला, ये भी कहां आता है बेटा? ये आता है फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट ये भी कहां आता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड को प्यार से हम लोग वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हैं बेटा। क्लियर है? कंफ्यूज मत खाइएगा। अरे वर्क ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? दोनों एक ही होता है। फैक्ट्री ओवरहेड को ही हम लोग वर्क ओवरहेड बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद फ्यूल, फ्यूल, पावर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, गैस, ये सब क्या है? ये सब फैक्ट्री ओवरहेड ही है। क्लियर है? इसके बाद लाइटिंग लिखो, लाइटिंग, लाइटिंग, रिपेयर्स हो गया, लाइटिंग रिपेयर्स हो गया, सुपरविजन हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी बेटा फैक्ट्री ओवरहेड ही है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही आता है। इसके बाद डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अगर रहा तो ये भी बेटा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही आता है। समझी गयो कि ना? बताओ। इसके बाद वर्क एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस है लिखा हुआ,
तो समझना, उसी वक्त उसी क्षण समझ जाना कि सर फैक्ट्री ओवरहेड ही है। ठीक है, चलो फिर गैस एंड वाटर। गैस एंड वाटर, सीधा सा बात है, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी तुम एक्सपेंसेस देखते हो ना, सब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है नॉर्मली, वाटर। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जब हो जाएगा तुम्हारा, फैक्ट्री ओवरहेड जब लिख दोगे सब चीज, उसमें क्या ऐड करोगे, उसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। याद रखना, उसमें क्या ऐड करोगे, जब ओवरहेड के सारे एक्सपेंसेस लिख दोगे, उसमें क्या ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग, बेटा आज अगर ध्यान नहीं दिया ना, तो अगले 7-8 क्लास तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, पूरा कॉस्ट शीट समझ नहीं आएगा। आज ध्यान दे दिया तो अगले क्लास मिस भी हो गया फिर भी समझ जाओगे। चॉइस तुम्हारी है। इस लेक्चर को 2 बार 4 बार जितना बार भी देखो, कल तक भाई याद होना चाहिए ये सारा चीज। इतना सिंप्लीफाइड वे में कौन समझाएगा तुमको। और इस लेक्चर के बाद अगर समझ में आया तो तुम मेरे को बोलोगे, पर्सनली बोलोगे सर समझ में आया मेरे को, तब जाके मेरे को सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ तुमने लेक्चर देखा है। क्लियर है, चलो इसमें ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है सर, डब्ल्यूआईपी का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तुमको नहीं जमता है तो फुल फॉर्म लिखो, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी क्लियर है। इसके बाद और क्या करना है सर, और क्या करना है बताइए। सर लेस कर दीजिए, यहां से लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, फिर लेस करना है स्क्रैप, स्क्रैप को लेस करना है, सेल ऑफ वेस्ट स्क्रैप। लेस क्या करना है सर, लेस करना है बेटा सेल ऑफ वेस्ट स्क्रैप। याद रखिएगा ये सब चीज, ठीक है ओके। इससे आपका क्या निकलेगा, अब ये सब सारा जो टोटल है, ये सब सारा टोटल करके बाहर निकालिए इसको, बाहर आपका क्या निकलेगा, अभी इसका नाम क्या पड़ेगा सर, इसका नाम पड़ेगा वर्क कॉस्ट। क्या पड़ेगा सर, वर्क कॉस्ट। बाहर निकालेंगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, वर्क कॉस्ट। ये आपका निकला वर्क कॉस्ट। क्लियर है, चलिए अब इसमें इस वर्क कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं, वर्क कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। चलिए ऐड कीजिए, ऐड कीजिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जितना भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस है सब चीज हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। इतना सोचने का क्या है सर, ऐड कर देंगे ऑफिस रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस है। चलिए करिए, करिए बेटा करिए, क्या क्या है बताइए। ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन कौन से होता है सर, ऑफिस सैलरी होता है, ऑफिस रेंट होता है, ऑफिस स्टेशनरी होता है, ठीक है, ऑफिस में फर्नीचर भी होता है तो डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर भी होता है, डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर भी होता है सर। सर हाँ, तो डिप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर होता है यहां पे, क्लियर है, डिप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। उसके बाद और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लिखते जाइए आप लोग, लिखते जाइए, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है। आज बहुत सारे एक्सपेंसेस को लिखना है और कॉस्ट शीट को अभी के अभी इसी वक्त खत्म कर देना है। क्लियर है, चलिए खत्म तो नहीं होगा लेकिन बहुत हद तक आज हो जाएगा। देखिए सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस भी आता है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कि छुट्टा उट्टा कुछ, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस भी यहां पे आता है। साथ ही साथ यहां पे लीगल चार्जेस भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, लीगल चार्जेस। क्लियर है, सब में क्रॉस 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 लगा देता हूं वरना अमाउंट का कॉलम तो एकदम सूना सूना हो जाएगा।
लगेगा कि क्या है अमाउंट का कॉलम में, अमाउंट का कॉलम में तो कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस के बाद ऑडिट चार्जेस, ऑडिट चार्जेस भी ऑफिस एक्सपेंसेस का ही एक हिस्सा है। ऑडिट चार्जेस, इसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी ऑफिस एक्सपेंसेस का हिस्सा है बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस का हिस्सा है बैंक चार्जेस। क्लियर है? चलिए, बोनस टू स्टाफ, स्टाफ को बोनस दिए, ये भी तो ऑफिस एक्सपेंसेस का ही हिस्सा है, बोनस टू स्टाफ। इसके बाद कंसल्टेंट फीस, कंसल्टेंट्स फीस, यानी एक कंसल्टेंट को हम लोग फीस दिए, वो भी आएगा यहां पे। ठीक है, और क्या क्या आएगा यहां पे? पोस्टेज आ जाएगा, पोस्टेज भी आएगा यहां पे। और ये सब करके आप अगर ऑफिस एक्सपेंसेस को लिख देंगे जब, और जो निकलेगा अमाउंट, जो ये अमाउंट बाहर में निकलेगा, वो अमाउंट कहलाएगा दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अमाउंट क्या कहलाएगा? ये जो अमाउंट निकलेगा बाहर में, ये अमाउंट आपका क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या क्या निकाले सर? सबसे पहले निकाले प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद निकाले वर्क कॉस्ट। सर अब निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब निकाल लिए, सिंपल सा बात है। इसमें इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप कुछ ऐड लेस करना है, देखिए क्या क्या ऐड करना है। इसमें आप ऐड करोगे, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ आप ऐड करोगे बेटा ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आप इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे। और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, या कॉस्ट बोल दिए, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, क्लियर है? ऐड लेस करके बाहर निकालोगे इसको, जो बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसके साथ ये जो आइटम्स था, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला था, इसके साथ ऐड लेस कर दो, इसके साथ ऐड लेस कर दो, सीधा सा बात है। और जो यहां से निकलेगा इसका नाम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ व्हाट? गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, समझो ध्यान से। हम लोग सबसे पहले क्या किए? फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड किए, उसके बाद अब क्या किए? ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड किए। अब क्या किए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे क्या? अब ऐड करेंगे इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या ऐड करेंगे सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। प्लीज आप लोग लिख रहे हो ना? नहीं लिखोगे तो पाप लगेगा बेटा। सीयू खरा है, सीयू बंबू लेके खरा है भाई, नहीं लिखोगे तो पाप लगेगा। तो लिखो फटाफट से, इतना अच्छा से लिखवा रहा हूं, लिखो, फॉर्मेट लिख लो। आज फॉर्मेट लिखने के बाद सारा सम मक्खन हो जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है बेटा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक सेलिंग एक्सपेंस का हिस्सा है। एडवर्टाइजिंग अंदर के कॉलम में क्रॉस 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 बना दो। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है शोरूम एक्सपेंसेस। शोरूम एक्सपेंसेस अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ले लेने का, ले लेने का, सोचने का नहीं उतना, ले लेने का जस्ट। क्लियर है? इसके बाद पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का हिस्सा है। आप अगर कुछ पैक करते हो तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का ही हिस्सा है। क्लियर है? इसके बाद कैरेज आउटवर्ड लिख दीजिए, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, इसके बाद कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट, कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट। इसके बाद
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिस्सा है। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आगे, रेंट ऑफ सेल्स ऑफिस। अगर ऑफिस रखा है मैंने, जिस ऑफिस में सेल वगैरह होती है, उसमें हम क्या करेंगे, उसका रेंट जो भरेंगे वो कहां आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का हिस्सा भरेगा। रेंट ऑफ सेल्स ऑफिस। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, सेल्स डायरेक्टर एक्सपेंसेस, सेल्स डायरेक्टर एक्सपेंसेस, डायरेक्टर एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखिए एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स ब्रांच। लिखते जाइए बेटा, मैं डिटेल्ड में लिखाता हूं, मैं 20 मिनट 30 मिनट का क्लास नहीं, मैं डिटेल्ड में करवाऊंगा कॉस्ट सीट। मैं आधा सीधा फॉर्मेट नहीं बनाता, मैं डिटेल्ड में फॉर्मेट बनवाऊंगा। देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स ब्रांच, ठीक है। फिर लिखिए एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन। वेयरहाउस एक्सपेंसेस, इसके बाद क्या लिखेंगे, वेयरहाउस एक्सपेंसेस, वेयरहाउस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद अब अमाउंट को क्या करिए, अमाउंट को अब बाहर कर दो। सीधा सा बात है बेटा, बाहर कर दो अमाउंट को। अमाउंट को बाहर करने के बाद, अमाउंट को बाहर करने के बाद इसको टोटल करो, सबको टोटल करो। और सबको टोटल करने के बाद क्या निकलेगा बेटा, सबको टोटल करने के बाद क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट। ये आपका निकलेगा टोटल कॉस्ट, जिसको आप टोटल सेल्स भी बोल सकते हो, टोटल सेल्स या टोटल कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे सर, इसमें हम प्रॉफिट या लॉस को प्लस माइनस करेंगे। लॉस हुआ तो माइनस करो, प्रॉफिट हुआ तो प्लस करो, सीधा सा बात है। प्रॉफिट होगा तो प्लस करना, लॉस होगा तो माइनस करना। क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट या टोटल सेल्स, प्रॉफिट या लॉस हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो प्लस करना बेटा, लॉस हुआ तो माइनस करना। क्लियर है? तो आप लोगों को सब चीज क्लियर है एक एक करके? चलिए आइए रिवाइज कराते हैं, आइए एक एक बार रिवाइज कराते हैं। देखिए, इतना बड़ा फॉर्मेट हम लोग बना लिया अभी चुटकियों में। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले सर, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकाले। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हो तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करिएगा परचेस, ऐड करिएगा कैरेज इनवर्ड, ऐड करिएगा फ्रेट, एंट्री टैक्स या फिर ऑक्ट्रॉय, जो भी रहेगा ऐड कीजिएगा, लेस कीजिएगा परचेस रिटर्न, लेस कीजिएगा एबनॉर्मल लॉस, लेस कीजिएगा स्क्रैप वैल्यू, लेस कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपका निकल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको प्यार से हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। ये सब कैटेगरी ए का है। ओके सर, इसके बाद बी में लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जितना भी दिया होगा उसको लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो शून्य बटा सन्नाटा, जीरो लिख देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद ए बी और सी, ये तीनों को ऐड कीजिए। तीनों को ऐड करके आपका क्या निकलेगा बेटा, प्राइम कॉस्ट निकलेगा। प्राइम कॉस्ट निकलेगा सर, प्राइम कॉस्ट निकलेगा। तो सर अब क्या करना है, अब आपको ऐड करना है, अब आपको उसी प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री को आप वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर, फैक्ट्री को आप वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हो, जो मर्जी वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है सर, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट वेजेस आता है, बोनस टू वर्कर आता है, ओवर टाइम वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल, पावर, इंश्योरेंस, गैस, लाइटिंग, रिपेयर, सुपरविजन, डिप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वर्क एक्सपेंसेस, गैस एंड वाटर। ये सब कहां आता है, ये सब आता है फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। ठीक है, इसमें इसको लिखने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस है उसको लिखने के बाद बेटा आपको ऐड करना पड़ेगा
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर वापस लेस कीजिएगा सेल ऑफ वेस्ट स्क्रैप, सेल ऑफ वेस्ट स्क्रैप। और इसको करने के बाद आपका निकलेगा वर्क कॉस्ट। बेटा क्या निकलेगा? वर्क कॉस्ट निकलेगा सर, वर्क कॉस्ट निकलेगा। वर्क कॉस्ट निकल गया एक बार, अब आप क्या करोगे? अब आप उस वर्क कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड कर दो, सीधा सा बात है, और टोटल यहां पे बिठा दो। प्राइम कॉस्ट निकला था, वर्क कॉस्ट निकला था, दोनों को ऐड करके टोटल यहां पे बिठा दो, सीधा सा बात है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? अब निकालना पड़ेगा सर एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसी में आप ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जितना भी ऑफिस का एक्सपेंसेस है, जितना भी ऑफिस का एक्सपेंसेस है, उसमें क्या करोगे? आप ऐड करोगे। जैसे ऑफिस सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, ऑफिस स्टेशनरी हो गया, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर हो गया, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, ऑडिट चार्जेस, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंट फीस, पोस्टेज, ये सब क्या है? ये सब सर ऑफिस एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद आपका क्या निकलेगा सर? आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वापस से आप इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐड करने के बाद बाहर निकालिएगा, बाहर निकालने के बाद सबको टोटल कीजिएगा। सबको टोटल करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा बेटा। सबको टोटल करने के बाद आपका क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। क्लियर है? इसमें ऐड कीजिएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है सर? एडवर्टाइजमेंट आएगा, शोरूम एक्सपेंसेस आएगा, पैकिंग चार्जेस आएगा, कैरेज आउटवर्ड आएगा, कमीशन ऑफ सेल्स एजेंट आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएगा, रेंट ऑफ सेल्स ऑफिस आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स ब्रांच आएगा। मतलब सेल्स से जुड़ा हुआ जितना भी एक्सपेंसेस है, जिसको आप देख के समझ जाओगे, वो सब आएगा। सेल्स से जुड़ा हुआ जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब इसमें आएगा। समझ में आया? बिल्कुल सर। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा क्या निकलेगा? इसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। जब हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को बाहर कर देंगे और सबको टोटल करेंगे, सबको टोटल करेंगे, तो टोटल कॉस्ट या तो टोटल सेल्स हमारा निकल जाएगा। बात एक ही है, टोटल कॉस्ट सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करने का बेटा? ऐड करने का। लॉस हुआ तो क्या करने का बेटा? लॉस हुआ तो लेस करने का। ठीक है, तो टोटल सेल्स से अगर प्रॉफिट को ऐड करते हो या लॉस को लेस करते हो तो आपका क्या निकलेगा? आपका सेल्स निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा? सेल्स निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सा आइटम कॉस्ट शीट में जो है इंक्लूड नहीं होता है। कौन कौन सा आइटम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होता है। आइए आइए लिखिए, हेडिंग्स दीजिए फटाफट से, जल्दी। ओ भाई जल्दी। अब लिखेंगे फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, यानी कॉस्ट शीट में कौन कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, कौन कौन सा आइटम को हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। ठीक है, एक एक करके बिठाते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले लिखिए एडवांस टैक्स पेड। ये आइटम नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड नहीं आता है। किसमें नहीं आता सर? किसमें नहीं आता है? नाम बताइए, किधर नहीं आता है? कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। कॉस्ट शीट में एडवांस टैक्स पेड अगर लिखा रहेगा तो मत लेना बेटा, मत लेना। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मत लेना। इसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स दिया रहे तो इसको नहीं लेना है। डिविडेंड पेड दिया रहे, डिविडेंड पेड या डिविडेंड रिसीव्ड दिया रहे, कुछ भी नहीं लेना है। डिविडेंड पेड और रिसीव्ड कुछ भी दिया रहे बेटा, डिविडेंड मिला या डिविडेंड दिया, उसको लेना ही नहीं है, कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है। डी डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट दिया रहे तो मत लेना। ई डोनेशन पेड, डोनेशन पेड दिया रहे तो मत लेना। ठीक है, एफ ये सब सारे आइटम ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे।
आपको ध्यान भटकाने के लिए दिए रहेंगे क्वेश्चन में, लेकिन वही करना है जो मतलब कि नहीं लेना है ये सब आइटम इसको, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, व्हाट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद लिखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है। इसके बाद एच में लिखिए इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड को भी नहीं लेना है बेटा, इनकम टैक्स पेड अगर कुछ एंट्री वेंट्री देखो मत लेना, मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको भी नहीं लेना है, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अगर देखो तो नहीं लेना, मत लेना, वरना गुरगोबर हो जाएगा, बलंडर हो जाएगा। फिर इनकम टैक्स रिफंड अगर देखो उसको भी नहीं लेना है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स व्हाट रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड अगर हो उसको भी नहीं लेना है, उसको भी नहीं लेना है, क्लियर बात है। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहे उसको नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर बैड डेट दिया रहे बेटा उसको भी नहीं लेना है, ठीक है, बैड डेट दिया रहे उसको भी नहीं लेना है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया रहे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी उसको भी नहीं लेना है, ठीक है। परचेज ऑन कंप्यूटर, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस उसको भी नहीं लेना है। ये सब सारे ऐसे आइटम्स है जिसको आपको कॉस्ट शीट में बेटा नहीं लेना है, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस, ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ मशीनरी नहीं लेना है, सेल ऑफ मशीनरी भी नहीं लेना है कॉस्ट शीट में, और डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स भी नहीं लेना है, डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स भी नहीं लेना है। तो ये सब सारे आइटम्स को बेटा नहीं लेना है, क्लियर है, नहीं लेना है मतलब समझते हो, दिया है इग्नोर कर दो, जिस तरीके से अपने एक्स को आप आजकल तुम इग्नोर करते हो बिल्कुल उसी तरीके से उसको भी इग्नोर कर दो, जिस तरीके से तुम्हारी एक्स ने तुमको इग्नोर किया बिल्कुल उसी तरीके से तुम भी इग्नोर कर दोगे अपनी एक्स को भी और इसको भी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स, समझो ना, क्यों नहीं समझ रहे हो, पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आज हम करवा दिए, क्लियर है। अभी हम लोग एक सम भी करने वाले हैं, अभी अभी तुरंत के तुरंत ताजा ताजा एक सम करने वाले हैं। चलो सम नंबर 1 निकालो, पीडीएफ दिए हुए हैं, कॉस्ट शीट का पीडीएफ हम ऑलरेडी दे चुके हैं बेटा, चलो जल्दी से निकालो, जल्दी से एक सम्स आज करेंगे, एक सम करके देख भी लेंगे क्या है क्या नहीं है कॉस्ट शीट में, कितना मुश्किल है कितना आसान है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या सिखाया हम, सबसे पहले आप ऊपर में लिखोगे कॉस्ट शीट, ऊपर में क्या लिखते हो बेटा, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, नीचे में फिर क्या लिखते हो बताओ, नीचे में क्या लिखते हो, स्टेटमेंट शोइंग फॉर द ईयर एंडेड, नीचे में लिखते हो स्टेटमेंट शोइंग फॉर द ईयर एंडेड। सम नंबर 1 कर रहे हैं बेटा, सम नंबर 1, मैथ का सम नंबर 1 निकाल लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। यहां पे देखिए मैथ का सम नंबर 1 निकाल लीजिए, यहां पे क्या बोला है, यहां पे हेडिंग में बोला है सिंपल कॉस्ट है, बस इसमें क्या है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, हम लोग को निकालना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो निकाल लेंगे, देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया हुआ है। चलिए फॉर्मेट याद है ना आप लोगों को, नहीं भी याद है तो मैं करा दूंगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट बनाइए एक अच्छे से, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए, एक पेज का फुल फुल पेज फॉर्मेट बना लो, ठीक है। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा लंबा रहता है, वो थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 कोने में लिख देना, सोल्यूशन 1 कोने में लिख दो, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, क्लियर है, क्लियर है, बोलो भाई बोलो, सुन रहा हूं मैं तुम्हारा आवाज, बताओ क्लियर है, जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए
तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं सर, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है क्या, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया हुआ है, हम लोग को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से निकालना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हेडिंग दीजिए इधर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। पहले हम लोग क्या निकालते हैं बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अभी अभी करवाए थे। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक लेने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ तो सर, 30,000, लिखो 30,000। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें सर परचेस को ऐड करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है देखिए सर, परचेस दिया हुआ है, परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परचेस को क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। और मैंने क्या बोला था, जो जो आइटम्स नहीं दिया हुआ है उसको नहीं लेने का, मैंने तो फॉर्मेट में सब कुछ लिखवा दिया हूं, जो आइटम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको नहीं लेने का, सीधा सा बात है। ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे परचेस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितना है 19,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये कितना है, ये है 20,000, ठीक है। तो आइए कितना निकलेगा बताइए, कितना निकलेगा बताइए, जल्दी बताइए। 19,000 नहीं, सॉरी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल तो 1,90,000 था, सॉरी 1,90,000 था, 1,90,000, तो यहां पे निकलेगा 2 लाख, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 2 लाख, ठीक है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 था, गलती से मैंने 19,000 ले लिया, सॉरी। तो आप अगर टोटल करोगे, टोटल करके बाहर निकालोगे, आपका निकलेगा ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड सर, 2 लाख निकलेगा। तो आप साइड में लिख दो ना, साइड में लिख दो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इस तरीके से साइड में लिख दो। अब सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकल जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस खोजो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लेबर है सर, डायरेक्ट लेबर तो देखना पड़ेगा सर, हाँ यहां पे बोला हुआ है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अननोन। अब ना हमें वर्किंग नोट से सॉल्व करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, हमें वर्किंग नोट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम वर्किंग नोट कर देते हैं, देखिए आप लोग देखिए वर्किंग नोट कैसा रहेगा, सुनिए। यहां पे प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है बेटा, और आप लोग जानते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, ऐसा ही करते थे ना हम लोग, क्या बोलते थे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी करते थे कि नहीं बताइए। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है हमारे पास, लेकिन डायरेक्ट लेबर है हमारे पास, तो सीधा सा बात है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, इस तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। जी बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। ये बताइए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना निकला है, अभी अभी हम लोग अभी अभी निकाले हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना निकला है सर, 2 लाख निकला है। सो यहां पे पहले लिखिए 2 लाख प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, कितना है प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है देखिए 4,10,000, तो क्या डायरेक्ट लेबर हमारा नहीं निकल जाएगा इसमें, जी बिल्कुल डायरेक्ट लेबर निकलेगा। तो डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू कितना, 4,10,000 माइनस 2 लाख, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना 2,10,000, हमारा डायरेक्ट लेबर कितना निकल गया सर, 2,10,000 निकल गया। इसको आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से वर्किंग नोट में लिखोगे, सीधा सा बात है, वापस से समझाता हूं सुनो, वापस से समझाता हूं सुनो। हमें यहां पे बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अननोन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम लोग को निकालना है, हम लोग को पता नहीं है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है क्या नहीं है, हम लोग को निकालना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कैसे निकाल सकते हैं सर, आपने सिखाया था फॉर्मेट में कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमें दिया ही नहीं गया, तो उसकी बात छोड़ दो, लेकिन हम लोग ये तो जानते हैं ना कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, इस तरीके से तो हम लोग बोल सकते हैं आराम से। तो
तो यहां पे देखिए, यहां पे सर देखिए कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख हम लोग ने निकाल दिया। हमारे पास डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन हमारे पास प्राइम कॉस्ट तो है। इस इक्वेशन से हम लोग निकाल दिए डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कितना निकला? 2,10,000। 2,10,000। तो इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड करते हैं ना डायरेक्ट लेबर को। डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर एक ही होता है बेटा, आप डायरेक्ट वेजेस में कंफ्यूज मत खाओ। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर एक ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर को। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब पे आएगा ये वीडियो, प्लीज इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? आप लोग के ऊपर निर्भर है। चलिए, 2,10,000। सो डायरेक्ट लेबर कितना निकला? 2,10,000। तो इसको टोटल कीजिए, इसको टोटल करने के बाद कितना निकलता है? 4,10,000। क्लियर है? तो ये 4,10,000 क्या है बेटा? ये 4,10,000 सर प्राइम कॉस्ट है। क्या है? प्राइम कॉस्ट है। ये 4,10,000 जो है ये क्या है बेटा? ये आपका प्राइम कॉस्ट है। ये आपका प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद क्या करना पड़ता है सर? प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद जब आपका प्राइम कॉस्ट निकल जाए तब वर्क कॉस्ट की तैयारी कीजिए, उसमें ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड। बताइए फैक्ट्री ओवरहेड में क्या दिया हुआ है? बताइए सर। डायरेक्टली दे दिया है तो डायरेक्टली लिख देंगे। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं इसमें। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, ठीक है? फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड है 1,20,000। 1,20,000 यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो 1,20,000 को इसमें ऐड कीजिए। ऐड करके कितना हो जाता है बताइए? 1,20,000 को ऐड करेंगे तो सर 5,30,000 आपका यहां निकल जाएगा, जिसको आप नाम देने वाले हो सर वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट क्लियर है? वर्क कॉस्ट निकल जाने के बाद अब आपका निकल जाने वाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा सर? पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड कीजिए उसमें। जब आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करते हो वर्क कॉस्ट के साथ, तब जाके आपका क्या निकलता है? तब जाके आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। तो ऐड कीजिए एक बार, ऐड कीजिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितना है बताइए? कितना है? 90,000। ठीक है? तो कितना निकलेगा बताइए? 6,20,000। 6,20,000 आपका निकल जाएगा, ठीक है? 6,20,000 आपका निकल जाएगा। सुनिए, अब क्या करना पड़ता है सर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहां ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड नहीं दिया हुआ है ये क्वेश्चन में सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पे लास्ट में बोला हुआ है 10% ऑफ द आउटपुट रिमेन अनसोल्ड। यानी जो अनसोल्ड रह चुका है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ही है ना। जो स्टॉक बिका नहीं है वो स्टॉक क्या है? वो क्लोजिंग स्टॉक ही तो है ना। अनसोल्ड स्टॉक को ही क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। यहां पे क्या बोला है? 10% ऑफ द आउटपुट रिमेन अनसोल्ड। यानी कि ये 6,20,000 का जो 10% है, 6,20,000 का जो ये 10% है वो अनसोल्ड है। वो क्या है? अनसोल्ड है। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या करेंगे इसमें? अनसोल्ड अगर है तो लेस कीजिए। हमारे पास हमको क्या करना होता है? ऐड करना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिया हुआ है, अनसोल्ड वाला स्टॉक। तो करेंगे लेस, क्या करेंगे? लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एफजी लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना। इट मींस व्हाट? इट मींस सर 6,20,000 का 10%। यहां पे बोल दिया गया 10% ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक रिमेन अनसोल्ड। तो ये इट मींस 6,20,000 का 10%। कितना निकलेगा सर? 62,000। 62 व्हाट थाउजेंड? कितना बताइए? कितना निकलेगा? इसको लेस कीजिए। 6,20,000 माइनस 62,000 कितना निकलेगा? 5,58,000। 5,58,000। अब उसमें आप क्या ऐड करोगे? उसमें आप ऐड करोगे सेलिंग।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बताइए, है क्वेश्चन में है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? नहीं है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको लिखना पड़ेगा, जीरो ही लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये फॉर्मेट है पूरा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया ही नहीं हुआ है तो आप ऐसे डैश मार दो, लेकिन लिख लिख के डैश मारो, ये लिखना जरूरी है। क्लियर है? इसके बाद और क्या करोगे सर? इसके बाद और ऐड करना है प्रॉफिट, लेस करना है लॉस। अगर लॉस हुआ तो लेस करो, ऐड प्रॉफिट हुआ तो ऐड करो। क्या हुआ है बताओ सर? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में यहां पे लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली सेल्स दे दिया गया है, तो हमें बैलेंसिंग फिगर से निकालना है प्रॉफिट। सीधा सा बात है, मतलब एकदम लास्ट वाला फिगर हम लोग को दे के रखा है। देखिए, हम लोग को इस क्वेश्चन में सीधा बोल दिया गया है कि 6,50,000 जो है बेटा, वो क्या है? सेल्स है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को 6,50,000 रुपए सेल्स बोला हुआ है, तो सीधा सा बात है 6,50,000 रुपीज इस तरह से हम लोग लिख देंगे पहले। क्लियर है? इट मींस प्रॉफिट ही हुआ है। हम लोग ऐड प्रॉफिट करेंगे, बैलेंसिंग फिगर ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट, और यहां पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। सीधा सा बात है, बैलेंसिंग फिगर। फिर 6,50,000 माइनस 5,58,000, 6,50,000 माइनस 5,58,000, बिकॉज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास कितना बचा था? हमारे पास पूरा का पूरा अमाउंट कितना था सर? 5,58,000 ही था, और हम लोगों को डायरेक्टली बोल दिया गया है सेल्स हुआ है 6,50,000 का। इट मींस प्रॉफिट ही हुआ होगा। प्रॉफिट कितने का सर? प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को, एक मिनट, सो प्रॉफिट हुआ है हम लोग को 92,000 का। ठीक है, 92,000 यहां पे आप बैलेंसिंग फिगर बोल के एकदम लिख देंगे यहां पे, बस बात खत्म। क्लियर है? तो ये वाला सम हम लोग कर लिए, और कॉस्ट सीट आज हम लोग शुरू का जो स्टेप्स है वो पार कर लिया, बहुत बढ़िया तरीके से समझा, फॉर्मेट समझाए, और इसको आप लोग लर्न करोगे घर में। ऑनेस्टली आप लोग बैठ के पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे 3-4 बार, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मेट ही पूरा गेम है। अगर आप फॉर्मेट अच्छे से कर लेते हो तो कॉस्ट शीट आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।